जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे और जब मेहनत के अलावा कुछ अच्छा ना लगे और जब लगातार काम करने के बाद थकावट ना महसूस हो, तो समझ लेना कि सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे हम 9 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट होंगे उन पर पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में आप 2018, 2019 और 2020 के सभी मंथली करंट अफेयर के पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए ताकि आपको यहाँ से सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और देखिए, आज के करंट अफेयर का जो पहला प्रश्न है ये आपका है कि भारत में हर साल किस तिथि को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, अगस्त क्रांति के बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और लगभग मुझे लगता है कि जितने भी प्रकार के एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल के और सेंट्रल लेवल के, सब में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, अगस्त क्रांति दिवस क्या है। ठीक है, तो आइए उसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। देखिए, 8 अगस्त को हर साल मनाया जाता है अगस्त क्रांति दिवस। तो 8 अगस्त को हमने क्या मनाया, अगस्त क्रांति दिवस। क्यों? क्योंकि 8 अगस्त 1942 की बात है। देखिए, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट की नींव रखी गई थी। और आज़ादी के बाद 8 अगस्त को जो है इस दिवस को अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाने लगा। देखिए, बॉम्बे में जहाँ पर इसे झंडा फहराकर यानी कि जो आपका ये भारत छोड़ो आंदोलन है इसको शुरू किया गया था, उसे क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे दो फैक्ट आपको मिल गए एक्स्ट्रा में कि 8 अगस्त 1942 को शुरुआत हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट की। इसलिए हम 8 अगस्त को क्या मनाते हैं, अगस्त क्रांति दिवस। और जिस प्लेस से इस भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी थी महात्मा गांधी ने, ठीक है, और जहां से झंडा फहराकर इसकी नींव रखी गई थी, तो वो प्लेस आपका कहाँ पे है, बॉम्बे में स्थित है। और उस प्लेस को जो है क्रांति मैदान के रूप में जो है जाना जाता है वर्तमान में। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन क्या है यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है, इसके बारे में मैं आपको कुछ स्पेशल फैक्ट बताने जा रहा हूं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान सुनिएगा। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय अंग्रेजों ने महात्मा गांधी के साथ एक डील किया था। अंग्रेजों ने कहा, महात्मा गांधी जी आप जो है, देखिए आपके कहने पे पूरे भारत के लोग एक तरफा हो जाते हैं और आप जो भी कहते हैं भारत के लोग उसका पालन करते हैं। तो आप हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में जो है सैन्य शक्ति दीजिए भारत से और मदद कीजिए, उसके बाद हम भारत को आज़ाद कर देंगे इसके बदले में। तो अंग्रेजों ने भारतीयों की मदद तो ले ली सेकेंड वर्ल्ड वार में, लेकिन भारत को आज़ाद नहीं किया। और उसके बाद फिर जो सबसे बड़ी वादा खिलाफी हुई अंग्रेजों की, तो गांधी जी ने सोचा यार ये तो हमको चूतिया बना गए, अब हम जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्रिप्स मिशन भी आया मार्च 1942 में, लेकिन वो भी विफल हो गया। तो उसके बाद गांधी जी बिल्कुल एक तरीके से गुस्से में थे और इन्होंने फिर 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। और मैंने आपको बताया था कि मुंबई में एक जो है प्लेस था, देखिए उस प्लेस का नाम था ग्वालिया टैंक मैदान। ठीक है, ग्वालिया टैंक मैदान में 8 अगस्त 1942 को जो है महात्मा गांधी ने इस आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया था। और देखिए, यही ग्वालियर टैंक मैदान जो आपका मुंबई में स्थित है, इसको जो है अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। ये इतिहास का पोर्शन भी है, ये करंट अफेयर से भी जुड़ गया है। तो आपको आजकल थोड़ा सा डेली करंट अफेयर साथ इतिहास पढ़ने को मिल रहा है। और देखिए, इसके अलावा जो गांधी जी हैं, ठीक है, इन्होंने इसी ग्वालियर टैंक मैदान यानी कि जो आपका वर्तमान में अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, तो इसी ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भारत छोड़ो भाषण में करो या मरो का आह्वान किया था। तो एक प्रश्न एग्जाम में ये भी पूछा था कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, दूसरा, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने कहाँ दिया था, ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही कोरिलेट करके आप इसको याद रखेंगे तो एग्जाम में प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे।
दूसरा प्रश्न की हाल ही में की स्थिति को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो देखिए ये तिथि आपकी है 7 अगस्त 2021। अभी हाल ही में 7 अगस्त 2021 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने जो है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में पीएम दक्ष पोर्टल यानी कि वेबसाइट और पीएम दक्ष मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए पीएम दक्ष योजना है क्या चीज़। देखिए पीएम दक्ष योजना के तहत पात्र लक्ष्य समूह को जो है कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ दिया जा रहा है। और पीएम दक्ष का फुल फॉर्म अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इसका एक एक शब्द का मतलब है, पी का भी, एम का भी, डी ए के एस एस सबका। ठीक है, तो पी से है प्रधान, एम से है मंत्री, तो पीएम मतलब प्रधानमंत्री हो गया आपका। और दक्ष में डी का मतलब है दक्षता, और ए का मतलब है और, के का मतलब है कुशलता, और एस का मतलब है संपन्न, और इसमें एच का मतलब है हितग्राही योजना। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना। तो ये आपकी है पीएम दक्ष योजना। और ये योजना जो है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2020-21 से लागू की जा रही है। तो इसको याद रखिएगा, यानी कि ये पिछले वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी। और इसके लिए भी हाल ही में क्या, इसके विस्तार के लिए भी हाल ही में क्या लॉन्च किया गया है, एक पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन। और तीसरा प्रश्न, की हाल ही में किस एकल खुराक वाले कोविड-19 वैक्सीन को भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई। तो देखिए इस सिंगल डोज यानी कि एकल खुराक वाले कोविड-19 वैक्सीन का नाम है जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन। ठीक है, तो जॉनसन एंड जॉनसन ने एक ऐसा वैक्सीन बनाया है जो सिंगल डोज वाला वैक्सीन है, यानी कि एक खुराक आपने लगा दिया तो लाइव जिंगा लाला। देखिए ये वैक्सीन जो आपकी है ये एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है जिसे ह्यूमन एडिनो वायरस के आधार पर विकसित किया गया है। और इस वैक्सीन ने अस्पतालों में भर्ती होने या फिर कोविड-19 बीमारी से होने वाली मृत्यु को रोकने में 100% जो है प्रभावकारिता प्रदान की है। ऐसे ट्रायल में जो है मामले सामने आए हैं। और देखिए जो आपकी जॉनसन एंड जॉनसन है, एक अमेरिकी कंपनी है, इसको जरूर रखिएगा। चौथा प्रश्न, की वर्तमान में अगस्त 2021 की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि इस महीने में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है। देखिए मैंने पिछले महीने में आपको बताया था केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में। जो मंथली करंट अफेयर का पीडीएफ था उसमें भी जो है आपको पूरे मंत्रियों की लिस्ट मिली थी, और डेली करंट अफेयर में भी। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके किरण रिजिजू हैं ये अब क्या बन गए हैं, ये केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री बन गए हैं। ठीक है, तो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन बन गए हैं, किरण रिजिजू। और इनसे संबंधित एक न्यूज़ क्या है, देखिए जो आपके किरण रिजिजू हैं इन्होंने अभी हाल ही में 6 अगस्त 2021 को संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में भाग लिया। और इस बैठक में भारत, चीन, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान के कानून और न्याय मंत्रियों के वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। तो इसको याद रखिएगा। और जो आपका संघाई सहयोग संगठन है ये क्या चीज़ है, देखिए संघाई सहयोग संगठन को हम अंग्रेजी में कहते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरो, और हेडक्वार्टर इसका है बीजिंग चाइना में। और ऑफिशियल लैंग्वेज है संघाई सहयोग संगठन की चाइनीज और रशियन। और इसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी। पांचवा की राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम यानी कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत अब तक कितने औद्योगिक गलियारों को मंजूरी दी गई है। तो देखिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत अब तक जो है कुल 11 औद्योगिक गलियारों को मंजूरी दी गई है। और इन 11 औद्योगिक गलियारों का नाम आपको याद रखना है, यहाँ पे लिस्ट सामने दिख रही है आपको। देखिए आपको बता दूं भारत ने 32 परियोजनाओं के साथ 11 औद्योगिक गलियारों के विकास को मंजूरी दी है, जिन्हें राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में देश भर में 4 चरणों में विकसित किया जाएगा। और ये 11 औद्योगिक गलियारे कौन कौन से हैं मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। थोड़ा सा हम जूम करेंगे स्क्रीन को। देखिए पहला इसमें आपका है DMIC, ठीक है, यानी कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। दूसरा आपका गलियारा कौन सा है, CBIC यानी कि चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा। और तीसरा आपका है कोयम्बटूर के रास्ते कोच्चि तक CBIC का विस्तार।
और चौथा है AKIC यानी कि अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा। और देखिए औद्योगिक गलियारा मतलब क्या है, यहाँ पे दो प्लेसेस का नाम दिख रहा है, अमृतसर और कोलकाता, इन दोनों को ये कनेक्ट करेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में ट्रेड को जो है ये संपन्न करेगा, आवाजाही यानी कि ट्रांसपोर्ट को उपलब्ध कराएगा। और पांचवा है HNIC यानी कि हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारा। छठवां आपका है HWIC यानी कि हैदराबाद वारंगल औद्योगिक गलियारा। और सातवां है हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा यानी कि HBIC। आठवां है BMIC यानी कि बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारा। नवा आपका है VCIC यानी कि विजाग चेन्नई औद्योगिक गलियारा। और 10वां है OEC ओडिशा आर्थिक गलियारा, ठीक है। और 11वां कौन है, DNIC यानी कि दिल्ली नागपुर औद्योगिक गलियारा। तो ये 11 आपके औद्योगिक गलियारे जो है 4 चरणों में भारत में विकसित किए जाएंगे। तो इसको याद रखिएगा और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। छठवां प्रश्न है कि अगस्त 2021 में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन यानी कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि CDRI का नया सदस्य कौन बना है हाल ही में। देखिए CDRI बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था है। CDRI देखिए एक और है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। CDRI का मतलब क्या है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आज, क्योंकि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। देखिए बिहारी में CDRI का नया मेंबर कौन बना है बांग्लादेश, ठीक है। और CDRI में अब तक 25 देश और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हुए हैं। बांग्लादेश CDRI का यानी कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का नया सदस्य बना है। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने इस संस्था का नाम लिखा हुआ है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखेंगे तो एग्जाम में आसानी होगी, ठीक है। क्योंकि अगर हिंदी में याद कर लेंगे तो अंग्रेजी में अगर पेपर आ गया तो आप दिक्कत कर देगी वहाँ पे, और अंग्रेजी में याद किया हिंदी में नहीं पता है इसका मतलब, तो फिर तब भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन यानी कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ पे स्थित है, ये आपका भारत की नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में। और देखिए जो आपका कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी, अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना 23 सितंबर 2019 को की गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और देखिए इसकी स्थापना के समय जो है कौन कौन से मेंबर थे, देखिए इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल है यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इटली, श्रीलंका, मैक्सिको, फिजी, मालदीव, भूटान, मंगोलिया, रवांडा, ठीक है। इसके बाद और भी सदस्य इसमें शामिल हुए बाद में, ये संस्थापक सदस्य हैं। और भारत देखिए इसमें मेन लीडर है संस्थापना में, ठीक है। तो इंडिया ने ही इसकी स्थापना की थी, PM मोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इसको याद रखिएगा इस संस्था के बारे में, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। और इसको स्थापित किया गया था 2019 में 23 सितंबर को। और इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, ये आपके लिए फ्यूचर में भी काम आएगा, ठीक है। देखिए जो आपका कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन है, तो इसको प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में लॉन्च किया था। और ये सतत विकास का समर्थन करने के लिए जलवायु और आपदा जोखिम के लिए नई और मौजूदा बुनियादी ढांचा प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। और देखिए PM मोदी ने 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान CDRI को लॉन्च किया था। और ये जो है क्या है, देशों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, निजी क्षेत्र, बहुपक्षीय विकास बैंकों और शैक्षणिक संस्थानों का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। तो आप याद रखेंगे एक लाइन में क्या, कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए जो गठबंधन है ये क्या है, ये विभिन्न देशों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, निजी क्षेत्र, बहुपक्षीय विकास बैंकों और शैक्षणिक संस्थानों का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। और इसका प्राथमिक उद्देश्य बुनियादी ढांचे के जोखिम प्रबंधन, वित्त पोषण, मानकों और रिकवरी मैकेनिज्म के क्षेत्र में अनुसंधान और ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देना है। सातवां प्रश्न की 6 अगस्त 2021 को G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक यानी कि G20 रिसर्च मिनिस्टर्स मीटिंग में भारत का लीडरशिप किसने किया था।
देखिए यहाँ पे प्रश्न आज मैंने बहुत ही महीन रूप से तैयार किया है। महीन रूप से तो मैं हमेशा तैयार करता हूँ, लेकिन आज का प्रश्न बहुत ही खास है क्योंकि आज का प्रश्न जो है मेनली फोकस है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम पे। तो वहाँ पे ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न यूँ तो मैं सोच के नहीं लाता हूँ, जो घटनाएँ होती हैं उन्हीं के आधार पर मैं अपना जो है क्वेश्चन बैंक है उसको तैयार करता हूँ डेली के वीडियो का। और आपने मतलब अभी बहुत रिसेंटली जो जितने एग्ज़ाम दिए होंगे आपको खुद पता है कि सारे प्रश्न आपको इसीलिए जो है एग्ज़ाम में मिल जाते हैं इस मेरे चैनल से, ठीक है। तो इस चैनल के बारे में लोगों को बताइए, जागरूक कीजिए। और दूसरा काम, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, इसमें कंजूसी नहीं करना आपको, इसका कोई चार्ज नहीं लगता यहाँ पे। तो लाइक करिए ताकि और भी स्टूडेंट जो है यहाँ से जुड़े। देखिए जो हमारा प्रश्न था कि 6 अगस्त 2021 को G20 अनुसंधान मंत्रियों की जो बैठक थी, इसमें भारत का लीडरशिप किसने किया? तो भारत का लीडरशिप इसने किया था सुभाष सरकार ने। अब देखिए ये एक नया नाम आपके सामने आ गया है सुभाष सरकार का। जिन लोगों को पिछले महीने का वीडियो मिला होगा मेरा कैबिनेट मंत्रियों वाला, ठीक है, तो उनको पता होगा सुभाष सरकार जो है ये वर्तमान में क्या है, भारत के शिक्षा राज्य मंत्री है, ठीक है। तो भारत के शिक्षा राज्य मंत्री हैं सुभाष सरकार। और देखिए सुभाष सरकार ने अनुसंधान को बढ़ावा देने और युवाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए अन्य G20 देशों के साथ सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई इस G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में जब ये सम्मिलित होने गए थे उस समय, ठीक है। और इन्होंने यानी कि सुभाष सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जो कि एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करके भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने का प्रयास करता है। देखिए G20 क्या है, इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो G20 में देखिए 20 देश नहीं शामिल हैं, G20 में कुल 19 देश शामिल हैं और यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन शामिल है। तो सरल शब्दों में मैं कह सकते हैं कि G20 19 देशों और यूरोपीय संघ का जो है एक अनौपचारिक समूह है। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये भी शामिल हैं। और इस समूह में दुनिया की सबसे बड़ी उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण शामिल है, जो कि दुनिया की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। और देखिए जो आपका G20 है ये वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, वैश्विक व्यापार का 75% और वैश्विक निवेश का 80% प्रतिनिधित्व करता है। और G20 के सदस्य कौन कौन से हैं, नाम बहुत ध्यान सुनेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि G20 का मेंबर भारत भी है, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न ये पूछ लेता कि किस संस्था का सदस्य भारत है और किसका नहीं है, तो G20 का सदस्य कौन है, भारत है। देखिए G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन शामिल है। तो G20 के बारे में आपने पूरी डिटेल में जान लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए और उसको आराम से नोट कर लीजिएगा एक बार फिर से, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देखिए मैं जितना देता हूँ बहुत ही यूनिक होती है, आपको एक बुक में तो नहीं मिलेंगी, ठीक है। आठवां प्रश्न की हाल ही में भारतीय संसद पैनल ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए किस देश के साथ सिंधु जल संधि पर फिर से जो है बातचीत करने की सिफारिश की है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखें किसी भी परीक्षा का, तो सिंधु जल संधि इसमें एक प्रश्न आपको मिल जाएगा। देखिए सिंधु जल संधि जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की एक संधि यानी कि ट्रीटी है। और ये है क्या चीज़ मैं आपको अभी डिटेल बताऊंगा। अभी एक करेंट न्यूज आई है कि भारत का जो संसदीय पैनल है इसने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए जो आपका पाकिस्तान देश है, ठीक है, इससे एक बार फिर से बातचीत हो सिंधु जल संधि को लेकर। देखिए एक संसदीय पैनल ने लोकसभा के समक्ष अपनी रिपोर्ट में जो आपका सिंधु नदी है, ठीक है, तो सिंधु नदी बेसिन में पानी की उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि पर फिर से बातचीत करने की सिफारिश की है। और देखिए जो आपका ये जल संसाधन पर स्थायी समिति था यानी कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्स संसद का, इसने ये भी सिफारिश की कि भारत को लगातार चीनी कार्यों की निगरानी भी करनी चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर कोई बड़ा हस्तक्षेप ना करे, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी पर हस्तक्षेप भारत के राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। और सिंधु जल संधि क्या है, ठीक है,
आज इसका थोड़ा सा हम काम तमाम कर देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत पूछा आता है। तो आज इसको हम आइए घोल के पी जाते हैं। देखिए, बात है 1960 की, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 की जो सिंधु जल संधि हुई थी, तो उसके तहत पूर्वी नदियां अर्थात सतलज, ब्यास और रावी के सभी जल को अप्रबंधित उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया था। अब सवाल ये उठता है, मैप में थोड़ा सा हम देखते हैं कि सतलज, ब्यास और रावी नदियां कहाँ पर स्थित हैं। तो सतलज, ब्यास और रावी नदियों की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे ये हमारा जम्मू कश्मीर का पार्ट है, और यहाँ पे देखिए सतलज नदी, ब्यास और रावी दिखा है, ये तीन नदियाँ दिख रही हैं। ये तीनों जो है सिंधु की जो है, यानी कि जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इस समझौते में ये हुआ कि भाई देखिए, आप रावी, ब्यास और सतलज का पानी यूज कीजिए भारत के लिए, और कौन कौन सी नदियों का यूज जो है ये पाकिस्तान करेगी। ये आपका सिंधु जल संधि में आपका जो है मतलब ट्रीटी हुआ था, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए जो, और इसी सिंधु जल संधि के अनुसार जो पश्चिमी नदियां थी, देखिए अगर आप मैप में कुछ इस प्रकार से देखें तो ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, आपका ईस्ट यानी कि पूरब, और ये आपका पश्चिम होता है, ठीक है। तो तीन पूर्वी नदियों के नाम मैंने आपको बता दिए, सतलज, ब्यास और रावी। इसका पानी कौन यूज करेगा? भारत। और जो पश्चिमी तीन नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, ठीक है। तो सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को सौंप दिया गया था, यानी कि कंप्लीट नहीं, बड़े पैमाने पर, यानी कि पूरा पानी नहीं यूज करेगा, उतना यूज करेगा जितना भारत देगा। तो ये आपकी ये वाला जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है, अगर इसको आप कट करेंगे तो ये वाला पार्ट आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीन नदियाँ आपको दिखेंगी। यहाँ पे देखिए ये आपका इंडस यानी कि सिंधु नदी हो गया, यहाँ पे झेलम हो गया, यहाँ पर चेनाब, ठीक है। तो इसका पानी यूज करने की छूट किसको दी गई? अधिकतम यूज करने की छूट पाकिस्तान को। देखिए, भारत को पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर परियोजनाओं के माध्यम से जल विद्युत उत्पन्न करने का अधिकार भी दिया गया है, ठीक है। यानी कि ये पानी तो इसका यूज करेगा कौन? पाकिस्तान। लेकिन एक चीज़ और है, भारत को ये भी अधिकार दिया गया कि भारत इस पर जो है क्या करेगा, रन ऑफ द रिवर परियोजनाओं को बना सकता है। लेकिन एक कंडीशन और था, ये परियोजना डिजाइन और संचालन के लिए विशिष्ट मानदंडों के अधीन है, और इसमें पाकिस्तान की सहमति लेनी भी जरूरी थी। देखिए, ये संधि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर भारतीय जल विद्युत परियोजनाओं के डिजाइन पर आपत्ति उठाने का भी अधिकार प्रदान करता है। यानी कि पानी तो इसका पाकिस्तान यूज करेगा, लेकिन भारत इन नदियों पे अपना जल विद्युत परियोजना बना सकता है, ऐसा इस संधि में जो है हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान ये भी देखेगा कि कहीं ये भारत की जल विद्युत परियोजनाएं पाकिस्तान को नुकसान न पहुंचाएं। तो कुछ इस प्रकार की ट्रीटी हुई थी, और जब ये हुई थी तब उस समय के लोगों ने जो उचित समझा था वैसे मतलब एग्रीमेंट किया था, और मैंने आपको उसको बता दिया। मेरा काम बस इतना था, ठीक है। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों यानी कि मरीन नेशनल पार्क्स में बूंगे यानी कि कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए, अभी हाल ही में थाईलैंड ने जो है सनस्क्रीन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, जो आपका पर्यटकों के द्वारा यूज किया जाने वाला जो आपका ये सनस्क्रीन है, ठीक है, ये मूंगे यानी कि कोरल को नुकसान पहुंचा रहा है। और थाई संरक्षण विभाग के अनुसार जो आपका सन क्रीम है, ठीक है, तो सन क्रीम में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सी बेंजोन, ऑक्टिनॉक्सेट और 4 मिथाइल बेंजिलिडीन, ठीक है, ये कोरल लार्वा को नष्ट कर दे रहा है, प्रवाल प्रजनन में बाधा डाल रहा है, और रीब्लीचिंग का कारण बन रहा है। तो इसीलिए ये प्रतिबंध लगा दिया गया है। और 10वां प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किसने कोविड-19 महामारी के बीच में ग्राहकों को अपनी संपत्ति बढ़ाने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल करने में मदद करने के लिए एक सूर्योदय स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाता लॉन्च किया है? तो देखिए, इस सूर्योदय स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाते को लॉन्च किया है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। देखिए, जो आपका ये सूर्योदय स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाता होगा, ये खाता आकर्षक ब्याज दर यानी कि अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट प्रदान करता है, और 4 सदस्यों के परिवार के लिए 3 प्रमुख लाभों के साथ आता है। देखिए, जो आपका सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके एमडी और सीईओ कौन है? भास्कर बाबू रामचंद्रन। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस देश के मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? बताइए आंसर इसका।
और नहीं पता तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा, क्योंकि कल मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था। दूसरा प्रश्न आपके लिए है कि अगस्त 2021 महीने में किस राज्य में पानी माह या फिर जल माह शुरू किया गया है, बताइए। तीसरा प्रश्न आपके लिए कि किस राज्य के पहलवान लाभांशु शर्मा ने केसरी कुश्ती दंगल 2021 में भारत केसरी पुरस्कार 2021 जीता है। देखिए, भारत केसरी पुरस्कार हर साल पूछा जाता है एग्जाम में, तो इस साल भी विनर का नाम पूछा जाएगा। नहीं पता है तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, और कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिए अगर पता है तो, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा ने किस प्रतियोगिता में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, ये तो पता ही होगा आपको। और पांचवा प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहलवान बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता, बताइए। देखिए, कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा, और जितने भी मैंने ओलंपिक के क्वेश्चन आपको दिए हैं उसको एक अलग पेज पे नोट कर लीजिएगा। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन एप्लीकेशन क्षेत्रों की। देखिए, का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो देखिए, इस पुरस्कार का नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और दूसरा था कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 6 अगस्त 2021 को रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला किया है। तो रिवर्स रेपो रेट को जो है 3.35% पर बरकरार रखा गया है। और तीसरा था कि ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने। तो देखिए, इनका नाम है इब्राहिम रईसी। चौथा था कि निम्न में से किस देश के पर्वतारोही सरोज काशिप दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। तो देखिए, जो आपके सरोज काशिप हैं ये पाकिस्तान के निवासी हैं, ठीक है। और पांचवा था कि किस तिथि को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका 6 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के वीडियो में कल के नए नए खबरों के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।